Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Feefinity Physics for All। जी डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट विच इज़ लेक्चर नंबर 6। थ्योरी आज हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे इस चैप्टर की, और इसमें बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बेटे। टॉर्क टॉर्क का बेटे दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी होता है, इसे टर्निंग इफेक्ट भी कहते हैं। आइए इसे एक एनिमेशन के थ्रू बेटे समझते हैं। आपको एक ये बेटे हॉरिजॉन्टल टेबल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर एक थिन मेटल रॉड प्लेस है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको बेटे नज़र आ रहा है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी बॉडी का सारा वेट बेटे लाई करता है। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उस बॉडी में बेटे लीनियर मोशन प्रोड्यूस होगी, यानी वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी एज डेमोन्स्ट्रेटेड फ्रॉम दिस एनिमेशन यू कैन सी बेटे। यानी जब भी एक बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगेगी बॉडी विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन बेटे। लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलावा किसी और पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो क्या होगा, आइए हम उसको भी देखेंगे बेटे। लेकिन यहाँ तक ये बात कंक्लूड हुई, जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे फोर्स लगेगी नो टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस बेटे, तो नो टर्निंग इफेक्ट। लेकिन अगर यही फोर्स बेटे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एट द पॉइंट अदर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नाउ दिस बॉडी विल शो सम टर्निंग इफेक्ट बेटे, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम बेटे। दिस टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स बच्चों। आई होप यू गॉट इट। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ फिजिक्स वीडियोस। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट बेटे इसको अब डिटेल से अब देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये आपको एवरीडे लाइफ से बेटे कुछ मिसालें नज़र आ रही हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पिनर घूमता हुआ नज़र आ रहा है, टॉप स्पिन कर रहा है जी, तो इसमें भी एक कुछ टॉर्क हो सकता है। हम जब भी कोई डोर ओपन या क्लोज करते हैं वहाँ टॉर्क हो सकता है। आप गाड़ी चलाते हुए स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं वहाँ टॉर्क अप्लाई होता है बेटे। आप नट बोल्ट सिस्टम में स्पैनर यूज़ करते हुए नट को टाइट या लूज़ करते हैं वहाँ टॉर्क का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। So torque is playing very important role in our everyday life. So we must pay our attention toward this topic. So let's start with the help of an example बेटे from everyday life. You can see बेटे ये आपको एक स्पैनर नज़र आ रहा है। इस स्पैनर के ज़रिए हम बेटे एक नट को टाइट या लूज़ करेंगे। सो नट के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा डैट इज़ टॉर्क। अब टॉर्क के टॉपिक के अंदर हमेशा ये बात इंपॉर्टेंट रहती है बेटे कि वो पॉइंट जहाँ पे आप फोर्स लगाते हो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, या पॉइंट ऑफ फोर्स भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट बेटे ये ओ पॉइंट आपको नज़र आ रहा है जो कि नट का सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट नट ने घूमना है। सो द पॉइंट अबाउट विच द नट रोटेट्स इज कॉल्ड पिवट बेटे, उस पॉइंट को हम पिवट का नाम देते हैं। नेक्स्ट बेटे आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है जो पिवट से गुजर रही है और प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ नट के परपेंडिकुलर है। यानी ये लाइन एक्चुअली इस स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है बेटे, लेकिन 2D स्क्रीन पे मैं 3D व्यू थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। आई होप आप समझ सकते हैं। ये लाइन बाहर की तरफ आ रही है। परपेंडिकुलर लाइन which passes through the pivot and perpendicular to plane of rotation is called axis of rotation bete, as you can see its definition on your screen bete. नेक्स्ट बेटे अब बात आती है मूवमेंट आर्म। व्हाट इज मूवमेंट आर्म बेटे? जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का, या इन अदर वर्ड्स उस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा फ्रॉम पिवट पॉइंट और एनी अदर पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड बेटे मूवमेंट आर्म। ये देखिए डायग्राम में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको हमने शो कर दिया, दिस इज बेटे मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म कैन बी डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट और एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप यू गॉट इट बेटे।
तो यहाँ पर हमने देखा इफ़ यू वांट टू easily rotate the nut, you must apply the force at the far point so that movement arm is large. So if the length of the spanner is long, it is easy to rotate the nut bete, and vice versa. Similarly, if apply the force very large, then it is easy to rotate or more turning effect is produced, and vice versa. So in producing torque bete, or the quantity torque depends upon only two factors: the applied force and the perpendicular distance of this force from pivot point or axis of rotation, which we call movement arm. So there are two factors on which torque depends: force and movement arm. आइए बेटे नेक्स्ट हम इसको अब डिफाइन बेटे कर लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे डेफिनेशन आ गई। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट बेटे इसकी रिप्रेजेंटेशन है, डैट इज टॉ। और नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला जो अब लिखेंगे बेटे वो आपके सामने है स्क्रीन पे, एंड डैट इज टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। फोर्स की जगह एफ आ गया बेटे, मूवमेंट आर्म की जगह पे एल आ गया। तो दिस बिकम्स द डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मूला। नेक्स्ट बेटे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ेंगे, ये देखिए ज़रा। इसी एग्जाम्पल को दोबारा रिकॉल करते हैं, स्पैनर वाली एग्जाम्पल। अगर बेटे मैं स्पैनर के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप क्या कहते हैं बेटे? क्या नट घूमेगा कि स्पैनर बाहर आ जाएगा? ऑब्वियसली स्पैनर बाहर आ जाएगा, नट के अंदर कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी। इसका मतलब जब भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पिवट से पास कर रहा हो तो उसका मोमेंट आर्म ज़ीरो हो जाएगा, मीन टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। ये बात याद रखनी है बेटे। whenever the line of action or direction of force or force passes through the pivot point, then the distance of that force from pivot point becomes zero. It means the moment arm becomes zero, that is the torque becomes zero. I hope you got it बेटे। नेक्स्ट बेटे अब हम समझेंगे मूवमेंट आर्म को थोड़ा सा डिटेल से। आइए ज़रा, अगर तो फोर्स बेटे परपेंडिकुलर लग रही हो फिर तो मूवमेंट आर्म निकालना बहुत आसान है ना। अगर फोर्स लग ही परपेंडिकुलर रही है तो उसका डिस्टेंस ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम में एक फोर्स दिखाई है, अब ये हैंडल के बेटे परपेंडिकुलर एक्ट नहीं कर रही, तो इस तरह के केस आ जाए तो मोमेंट आर्म को कैलकुलेट करने के लिए या टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए दो तरह से बेटे हम प्रोसीड करते हैं। या तो आप फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लेते हो। नंबर वन, ये देखो, ये मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए। अब जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन पिवट से पास हो रहा है। सिर्फ एक कंपोनेंट बचेगा, डैट इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट चूंकि हैंडल के साथ परपेंडिकुलर हो गया, लिहाजा ये लेंथ उसका मूवमेंट आर्म आ गई, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो टॉर्क कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटे, फोर्स अगर परपेंडिकुलर एक्ट ना कर रही हो हैंडल के साथ तो फिर हम क्या करते हैं, फोर्स के कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लेते हैं। या दूसरा मेथड अब क्या है, आइए वो देखते हैं। आप फोर्स को बेटे थोड़ा सा एक्सटेंड करके पीछे ले आओ, और अब आप वो जो पिवट पॉइंट ओ था वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो फोर्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर अब आपको फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना पड़ा। लेकिन इस डिस्टेंस को निकालने के लिए ऑब्वियसली जो हैंडल की लेंथ है अब उसका कोई कंपोनेंट लेना पड़ेगा। यानी दो तरीके हैं, या फोर्स को एक्सटेंड कर लेंगे और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया करेंगे बेटे, और या हम क्या करेंगे, फोर्स के कंपोनेंट रिजॉल्व किया करेंगे। इसी बात को अगले टॉपिक में जाके इंशाल्लाह हम अप्लाई करेंगे। लेट्स सी बच्चों, हाउ मैनी फैक्टर्स टॉर्क डिपेंड्स। तो हम टॉर्क की डेफिनेशन भी कर चुके हैं बेटे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। फार्मूला भी इसका लिख लिया। सो फार्मूला से पता चलता है कि इसके दो फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। साथ मूवमेंट आर्म थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई होप यू गॉट इट। यहाँ तक हुआ। एक शॉर्ट क्वेश्चन आए टॉर्क में तो क्या लिखना है बेटे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉर्क के बारे में। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बेटे, इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क को आज हम पढ़ेंगे बेटे। तो टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी इज द टाइटल।
सपोज मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है. रिजिड बॉडी इज अ बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ द 2 points remains constant whether the body is at rest or moving very fast or whatever rotating. दिस काइंड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी. अब इस रिजिड बॉडी को हमने टॉर्क देना है तो ऑब्वियसली इसको किसी एक पॉइंट पे पिवट करेंगे. ये आ गया इसका ओ पॉइंट, पिवट पॉइंट स्क्रीन पे बेटे. फिर आपके पास वो पॉइंट होता है जहां हमने फोर्स लगानी होती है. फोर्स आप देख सकते हो जी एक ख़ास डायरेक्शन में हम अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले मैंने पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको डायग्राम में शो कर दिया है. ये इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं. आपको ये बात बड़ी डिटेल से मैं बता चुका हूँ. जब भी दो वेक्टर का एंगल बेटे डिफाइन करना होता है तो उनकी टेल्स का कॉमन होना ज़रूरी है. लेकिन एट पॉइंट पी आप देख सकते हैं जो पोजीशन वेक्टर आर है वो बेटे आपके पास हेड आ रहा है उसका पी पॉइंट पे और फोर्स की टेल आ रही है. सो अब हम पोजीशन वेक्टर को आगे एक्सटेंड करेंगे ताकि इसकी पीछे टेल आ जाए. तो ये एंगल अब थीटा एंगल होगा बिटवीन आर एंड एफ. अब पीछे अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर फोर्स किसी सर्टेन एंगल पे लग रही हो, परपेंडिकुलर ना लग रही हो, तो हम क्या करते हैं फोर्स के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये फोर्स के कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए फोर्स वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस डॉटेड लाइन के ऊपर बेटे, लाइक दिस. ये आ गया इसका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट, यानी थीटा के एडजेसेंट जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है बेटे. सो एफ कॉस थीटा, और थीटा के सामने जो होता है डैट इज एफ साइन थीटा. एफ कॉस थीटा का लाइन ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं कि ये पिवट से गुजर है, और हमें पता है अगर लाइन ऑफ एक्शन किसी फोर्स का पिवट से गुजरे तो उसका बेटे मोमेंट आर्म जीरो होता है और टॉर्क जीरो होता है. लिहाजा एफ कॉस थीटा इस टाइम टॉर्क प्रोड्यूस करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा. सो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इस टाइम एफ साइन थीटा. सो मैं टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए एफ साइन थीटा फोर्स कंसिडर करूंगा, और ये फोर्स चूंकि हमारे आर लेंथ के साथ पहले ही परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस टाइम एफ साइन थीटा का जो मोमेंट आर्म बन रहा है दैट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ पोजीशन वेक्टर आर बेटे. तो टॉर्क आ गया फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. फोर्स की जगह आएगा एफ साइन थीटा और मोमेंट आर्म की जगह पे आर आ गया. सो फॉर्मूला बिकम्स आर एफ साइन थीटा. अब यहाँ तक तो हमने फोर्स को रिजॉल्व करके टॉर्क निकाला है. अब हम नेक्स्ट ऑल्टरनेटिवली बेटे पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे. अब देखें जी वही मेन डायग्राम वही है आपके सामने. फर्स्ट ऑफ ऑल पिवट पॉइंट, फिर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का आर, फिर एक फोर्स लग रही है बेटे, ये एंगल थीटा जैसा कि पहले डिफाइन किया था. यहाँ तक डायग्राम तो सेम है, लेकिन फर्दर अब हमने बेटे एफ को नहीं रिजॉल्व करना बल्कि आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को रिजॉल्व करना है. तो उसके लिए क्या किया मैंने, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा पीछे एक्सटेंड किया, या इसी फोर्स को उठाकर आप इसकी डायरेक्शन चेंज किए बगैर आर वेक्टर की टेल के साथ इसकी टेल मिलाएं बेटे, लाइक दिस. सो इससे मेरे पास आर और एफ का ये एंगल भी डिफाइन हो गया बेटे थीटा. अब मैंने क्या किया है, मैंने फोर्स को रिजॉल्व नहीं किया, मैं फोर्स को आर के साथ कॉमन किया टेल के साथ. अब फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी से लेने के लिए ये बेटे लाइन बनेगी. तो इस टाइम फोर्स परपेंडिकुलर तो नहीं थी, लेकिन मैं फोर्स को उस पॉइंट के सामने ले आया और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया बेटे. तो इस टाइम ये आर वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है थीटा के ऑपोजिट कंपोनेंट. सो ये बनेगा आर साइन थीटा. यानी इस केस में हमने फोर्स को नहीं रिजॉल्व किया बल्कि आर वेक्टर को रिजॉल्व करके फोर्स का मोमेंट आर्म निकाल लिया है. तो इस केस में जो टॉर्क आएगा बेटे दैट इज फोर्स इनटू मोमेंट आर्म. फोर्स एफ की एफ ही रहेगी, लेकिन मोमेंट आर्म अब आर साइन थीटा हो गया. बट अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर हमें रिजल्ट सेम मिला, दैट इज आर एफ साइन थीटा. अब क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों हम पढ़ चुके हैं. जिन बच्चों ने क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो बेटे देखिए. सो आपको पता है कि ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा लिखते रहे हैं. तो अब आर एफ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ. सो इन वेक्टर फॉर्म आई कैन कंक्लूड दैट the torque can be written as the cross product or vector product of position vector of point of application of force and the applied force. So ये आ गया आपके पास ओपन करके आर एफ साइन थीटा एन कैप,
where n cap represent the direction of torque which is perpendicular to the plane containing both vectors r and f as we discuss in cross product. सो यहाँ तक बेटे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हुआ. ये लाहौर बोर्ड में यूजुअली इसी तरह आता है कि डिफाइन टॉर्क एंड प्रूव दैट टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स अप्लाइड. यहाँ वो कहेगा बेटे कि प्रूव दैट टॉर्क इक्वल टू गिवन बाय आर क्रॉस एफ. इस तरह वो प्रूव भी दे सकता है. यहाँ वो कह सकता है डिस्कस द टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी इन डिटेल. So there are these three ways the examiner can ask a question on torque. Next बच्चों, last but not the least, torque is analogous or counterpart of force for rotational motion. This is very important line बच्चों. Analogous या counterpart को कहते हैं एक जैसा होना. जैसे बेटे एक इंग्लिश मूवी का हीरो है, एक इंडियन मूवी का हीरो है, बाय रोल ये दोनों सेम है बेटे. इट मीन दोनों काउंटर पार्ट्स कहलाएंगे. इसी तरह हमारे पास लीनियर मोशन का जो हीरो है वो फोर्स होता है बच्चों. लीनियर मोशन का हीरो जो है डैट इज फोर्स, और एंगुलर या सर्कुलर मोशन का जो हीरो है डैट इज टॉर्क. यानी फोर्स का जो काम लीनियर मोशन में है, यानी फोर्स का काम क्या है? ऑब्जेक्ट्स को मूव करना बेटे, या ऑब्जेक्ट्स की स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना लीनियर मोशन में. वही रोल एंगुलर मोशन में टॉर्क है बेटे. यानी घूमती चीज़ की अगर स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो यू नीड टू अप्लाई टॉर्क बेटे. सो जो रोल फोर्स का लीनियर मोशन में है वही टॉर्क का इन एंगुलर मोशन है बच्चों. तो बच्चों हम ये कह सकते हैं जस्ट एज फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ए, torque produces angular acceleration alpha. If a body is rotating with constant angular velocity, the angular acceleration is zero. Constant angular velocity बेटे. और अगर angular acceleration zero है तो मतलब torque zero है. ये कैसी अजीब बात लग रही है बच्चों. आप सोच रहे होंगे एक बॉडी घूम भी रही है और हम टर्निंग इफेक्ट को बेटे टॉर्क कहते हैं. यही मिसकॉन्सेप्शन है बेटे. तो आइए इस बात को क्लियर करते हैं. जब एक कोई भी चीज़ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो उसका नेट टॉर्क जीरो है. ठीक है, उसका नेट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है. क्या मतलब है? आइए इसको ना लीनियर मोशन की मिसाल से समझते हैं, फिर आप एंगुलर मोशन में इंशाल्लाह आसानी से समझ लेंगे. यानी मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक रनवे पे आप कार चला रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ, ये आपके सामने नज़र आ रही है आपको जी, ये कार कांस्टेंट स्पीड से आप चला रहे हैं, तो क्या आपका फ्यूल बेटे खर्च नहीं हो रहा? क्या कहते हैं? फ्यूल खर्च हो रहा है ना, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं. इट मीन कि जब भी कोई बंदा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार चला रहा होगा तो ऑफ कोर्स उसका इंजन कार का फोर्स लगा रहा है. लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ तो बेटे ये कहता है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फिर मेरे बेटे फोर्स इज इक्वल टू एम ए वाला अगर आप रूल लगाओ न्यूटन सेकेंड लॉ, उसमें ए ज़ीरो पुट किया तो फोर्स ज़ीरो आ रही है. तो क्या न्यूटन सेकेंड लॉ गलत कह रहा है या गलत कह रहा है बेटे? बिल्कुल नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ गलत नहीं कह रहा. एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ में जो ये एफ फोर्स होती है बेटे, ये नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स. आइए इस बात को आप समझते हैं. इस गाड़ी को हमने सेंटर में रोक कर अब आपको समझा रहे हैं. एक्चुअली गाड़ी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. इस टाइम कार इंजन जितनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है बेटे, उतनी ही एयर फ्रिक्शन है बैकवर्ड. यानी ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं. यानी नेट फोर्स बच्चों ज़ीरो है, खाली फोर्स ज़ीरो नहीं है, नेट फोर्स ज़ीरो है. इसलिए ये याद रखिएगा न्यूटन सेकेंड लॉ में जो एफ होता है ये सिग्मा एफ होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, या नेट फोर्स होता है. सो इसे इस तरह लिखना चाहिए बच्चों. आई होप यू गॉट इट. यानी जब एक कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो हम ये कहेंगे उस पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो है. सिमिलरली पंखा कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, एंड अर्थ की भी रोटेशन बेटे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से है. सो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा तो उसके अंदर लगने वाला नेट टॉर्क ज़ीरो होगा. यानी पंखा अगर घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो बच्चों इट मीन कि पंखे की मोटर टॉर्क दे रही है, उसका टॉर्क ज़ीरो नहीं है,
लेकिन एयर फ्रिक्शन भी उतना ही काउंटर टॉर्क दे रही है, लिहाजा नेट टॉर्क जीरो होता है जब भी कोई चीज कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही हो। आई होप यू गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट बेटे इक्विलिब्रियम आया। बेटे इक्विलिब्रियम इज द topic which you can define by single one word, that is acceleration is zero। ऐसा सिस्टम, ऐसी बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, अगर बेटे जीरो है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अब एक्सेलरेशन जीरो दो हालतों में होता है, दो कंडीशंस में, एट रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या बनी बेटे? इफ अंडर द एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेज a body at rest or moving with uniform velocity is said to be in state of equilibrium। और अगर एक बॉडी रेस्ट पे रहती है बेटे तो इट मीन दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सिमिलरली एक कार स्टेशनरी पॉइंट पे, एक ग्राउंड पे खड़ी है, दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है या कोई फैन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो इट मीन, लेकिन बेटे अगर एक फैन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है या एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोड पे जा रही है तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटे कहलाएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पे, इफ अंडर द एक्शन ऑफ मैनी फोर्सेस अ बॉडी इज मूविंग और रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स कॉल्ड in dynamic equilibrium। Examples: a car moving with uniform velocity along straight line, a fan rotating with uniform angular velocity। Next move करते हैं मेरे बेटे conditions of equilibrium। First of all, first condition of equilibrium को बेटे हम translational equilibrium भी कहते हैं, because in first condition we are dealing with translational or linear motion। और इसी को बेटे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एंड इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीन इन लीनियर मोशन नाउ द बॉडीज लीनियर एक्सेलरेशन वुड बी जीरो बेटे। मैथमेटिकली न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने लिखा बेटे सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए। अब आप इक्विलिब्रियम में जानते हो कि ए ज़ीरो होता है बेटे, ए को ज़ीरो पुट करेंगे बेटे तो आ गया सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो। सो फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी बाय अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ। नेक्स्ट बेटे आपको ये याद रखना है कि अगर इसी इक्वेशन को लॉन्ग एक्स एक्सिस अप्लाई करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, और इसमें कन्वेंशन होगी राइट वाली फोर्सेस पॉजिटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव। सिमिलरली इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो, यानी सम ऑफ ऑल वाई डायरेक्टेड फोर्सेस और सम ऑफ ऑल वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस मस्ट बी जीरो। एंड इन दिस कन्वेंशन इज अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज नेगेटिव बेटे। नेक्स्ट बेटे अब हम सेकेंड कंडीशन को देखेंगे। सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को बेटे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं या इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स भी कहते हैं। इसमें हम बेटे रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन के एतबार से कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी इफ द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन एंगुलर एक्सेलरेशन will be zero, that is alpha equal to zero, and body is said to be in rotational equilibrium बेटे, that is sigma tau equal to zero। नेक्स्ट बेटे कन्वेंशनली दो तरह के टॉर्क होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज पॉजिटिव कन्वेंशनली एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट बच्चों complete equilibrium, the last definition: if both conditions of equilibrium are satisfied, that is both linear and angular accelerations are zero for a body, a is zero, alpha is also zero, then body is said to be in complete equilibrium, that is sigma f should be equal to zero and sigma tau equal to zero। ले डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। और डियर स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव इन टाइम नोटिफिकेशन ऑफ फिजिक्स वीडियोस। जज़ाकल्लाह।